Hello students, how are you? All of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. Here you are learning English with Gyanchand Sharma. Today in this session we are going to discuss an important topic that is called Basic और General English. तो देखिए आज के हम इस टॉपिक में जनरल इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, ऑब्स्टाकल्स हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। और इन माय ओपिनियन लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट एन अपहिल टास्क, यानी अंग्रेजी सीखना या कोई भी भाषा सीखना एक बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश की बात कर लेते हैं, बेसिक या जनरल इंग्लिश, ठीक है। अब बेसिक इंग्लिश में हम सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे टेंस। और इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले, चूंकि हम हिंदी से अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले हम ये जाने सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब को डिटेक्ट करना है, ठीक है। वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें यह जानना है कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल, एडजंक्ट, और लास्ट एलिमेंट के रूप में हमें क्या जानना है, कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैं टेंस शुरू करने से पहले आपको ये 5 एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और सबसे पहले हम इन 5 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं और हमें टेंस सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना है। उसके बाद हमें वर्ब को ट्रेस आउट करना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है, उसके बाद एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कोई भी सेंटेंस या क्लोज, चाहे वो छोटा सेंटेंस हो चाहे बहुत बड़ा सेंटेंस हो, उसमें ये 5 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्लोज के अंदर: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडवर्बियल, एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसी क्या ऑब्स्टाकल्स हैं, ऐसी क्या हर्डल्स हैं, ऐसी क्या इम्पेडिमेंट्स हैं कि हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। हाउएवर लर्निंग इंग्लिश इज टोटली फैसिल, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट जस्ट लाइक एन अपहिल टास्क। एक बहुत बड़ा काम मानते हैं कि भाई अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ा काम है। और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ऐसी शुरुआती समस्या क्या है, व्हाट आर द टीथिंग प्रॉब्लम्स जो आपको अंग्रेजी सीखने में इम्पीड यानी ऑब्स्ट्रक्शन, अड़चन पैदा करते हैं। तो देखिए हिंदी आप अच्छे से जानते हो फर्स्ट लैंग्वेज है, और ये हमारी मदर टंग है, ठीक है। हिंदी इज स्पोकन इन अवर कंट्री एज अवर मदर टंग। इट इज स्पोकन बाय अवर पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट सीखा है। कारण क्या है कि हम डायरेक्ट उसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं जहां पर उस भाषा को मदर टंग के रूप में बोला जाता हो। अब हम इंग्लिश को डायरेक्ट नहीं सीख सकते, क्योंकि जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है, और ये टारगेट लैंग्वेज है। इट इज स्पोकन इन द यूनाइटेड किंगडम, ये यूके में बोली जाती है। अब अगर हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम सीख नहीं सकते, कारण क्या है, मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू वेरी विविडली कि इंग्लिश का जो सराउंडिंग्स है, वातावरण है, वो हमें नहीं मिल पाता। क्योंकि जिस सराउंडिंग से हम बिलोंग करते हैं वह टोटली हिंदी बोली जाती है, क्योंकि हमारी मदर टंग है। अगर हम लंदन बाउंड होते तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ पाते या बोल पाते। अब अगर कोई हिंदी से इंग्लिश सीखने जा रहा है तो समझ लीजिए उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो यू आर टू एक्सपेंड, यू आर टू इनहांस योर वोकेबलरी टू अ लार्ज एक्सटेंट। एक्चुअल में सब कुछ खेल अंग्रेजी में वोकेबलरी का होता है।
अगर आपका वोकेबलरी एक्सपेंशन सही नहीं है तो आप कभी भी इंग्लिश को अच्छे से बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक डाउन करने के लिए लैंग्वेज का समझना, पढ़ना, लिखना, ये सब आना जरूरी है। अब चूंकि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, एंड इफ वी आर लर्निंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ अवर मदर टंग, इट मीन्स अ न्यू वर्ल्ड हैज अराइजन बिफोर अस। कि यदि हम अपनी मातृभाषा से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ जाइए कि एक नए संसार में हम आ चुके हैं, एक नया संसार हमारे सामने प्रकट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले टेंस शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले तो हमें 5 एलिमेंट्स के बारे में जानना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज अ वर्ब, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर। ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जो भी है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बता देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। देखो मैं आपको हिंदी के 3 सेंटेंसेज लिख रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा कि हमने समस्त संवेदनशील इलाकों में या क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है कि हमने समस्त संवेदनशील इलाकों में या क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, एक तेज रफ्तार कार हमारे स्कूल गेट के सामने पांच पदयात्रियों को कुचल देती है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है। व्हाट इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लैंग्वेजेस। देखिए यहां पर सभी को जो मीनिंग है वो अंडरस्टूड है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। हिंदी में हमें शब्द आते हैं तो हर कोई समझ गया कि भाई कोई पुलिस कमिश्नर है या कोई आर्मी चीफ है जो ये कह रहा है कि भाई हमने जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, इट नेवर हैपन्स सो इन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी की अपनी वोकैब होती है, इंग्लिश की अपनी वोकैब होती है। अब तैनात करना ये क्रिया हो गई, क्या हो गई, तैनात करना। अब आपको तैनात करने की इंग्लिश आनी चाहिए तभी तो हम इंग्लिश बना पाएंगे। अब तैनात करने वाले कौन हुए, हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान होता है तो हमने क्या लिख दिया, वी। हमने, काम पूरा हो चुका है आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस में आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैंने कहा कि वी हैव डिप्लॉयड, हमने तैनात कर दिया है। तो एक्चुअल में इंग्लिश में डिप्लॉय शब्द का यूज होता है अगर आर्मी, पुलिस, मिसाइल्स, कोई भी इनटूवर्ड इंसिडेंट या कोई भी इम्पेंडिंग डेंजर को रोकने के लिए जो
पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है, उसके लिए डिप्लॉय शब्द का यूज होता है और तैनाती को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो देखो हिंदी में तो क्या आ रहा है, तैनात कर दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा, वी हैव डिप्लॉयड, हमने तैनात कर दिया है। किन को तैनात कर दिया है, एडिशनल, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, और सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, वी हैव डिप्लॉयड एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज। ठीक है, तो हमने देखो क्या बनाई इंग्लिश, वी हैव डिप्लॉयड, हमने तैनात कर दिया है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को, इन ऑल द सेंसिटिव एरियाज, इन ऑल द सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, और एरियाज मीन्स क्षेत्र या इलाके। अब देखिए जो मैंने हिंदी में बोला था कि हमने समस्त संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कि वी हैव डिप्लॉयड एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज इन ऑल द सेंसिटिव एरियाज। तो एक्चुअल में इंग्लिश हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे पास वोकैब नहीं है। हमें हिंदी में तो आता है तैनात करना, लेकिन हम अंग्रेजी में अगर जानते हैं कि तैनात करने को क्या बोलते हैं, डिप्लॉय, अतिरिक्त को एडिशनल, सुरक्षा को सिक्योरिटी, और बल का मतलब फोर्सेज, और सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, और एरियाज मीन्स क्षेत्र या इलाके। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस आ जाता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब यहां हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्योंकि हमारी मदर टंग, लेकिन वहां पर दिलाना नहीं आएगा। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो शपथ दिलाने के लिए एडमिनिस्टर ऑथ आता है, प्रबंध करना। एडमिनिस्टर का मतलब एक्चुअल अर्थ तो होता है मैनेज करना। तो मैंने कहा कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट हो गया भाई, शपथ दिलाने वाला कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये अभी मैं डिटेक्ट करना सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, एडमिनिस्टर्स, देखो ये एनडीए, सीडीएस और सीजीएल सब में पूछा जा चुका है। अब ऑथ से पहले आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। अब जिसको आता है कि शपथ दिलाने की अंग्रेजी क्या होती है, एडमिनिस्टर। तो मैंने कहा कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, एडमिनिस्टर्स द ऑथ टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, टू द प्रेसिडेंट। अब देखिए हम इंग्लिश से बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि हमें हिंदी में तो आता है शपथ दिलाना, लेकिन हम इसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब हम अंग्रेजी में जानेंगे कि शपथ दिलाने के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या यूज होता है, एडमिनिस्टर द ऑथ। तो मैंने कहा कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ऑथ टू द प्रेसिडेंट, कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मैंने कहा कि वी हैव डिप्लॉयड, हमने तैनात कर दिया है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को, इन ऑल द सेंसिटिव एरियाज। तो हम इंग्लिश में जब तक डिप्लॉय का अर्थ नहीं जानेंगे तो हमें समझ आएगी नहीं, और यही कारण है कि हम अंग्रेजी नहीं जान पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, और हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जब तक आपके पास वोकेबलरी होगी नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। क्योंकि हिंदी में तो आपको आता है शपथ दिलाना, लेकिन अंग्रेजी में भी तो आना चाहिए, एडमिनिस्टर ऑथ। आपको हिंदी में तो आता है तैनात करना, लेकिन आपको अंग्रेजी में, क्योंकि इवेंचुअली पेपर तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी तो कहीं लिखी नहीं आएगी। और देखते हैं अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस को। मैंने कहा कि एक तेज रफ्तार कार हमारे स्कूल गेट के सामने 5 पदयात्रियों को कुचल देती है। अब वही वाली बात, अंग्रेजी में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा अ स्पीडिंग कार, अ स्पीडिंग कार, एक तेज रफ्तार कार। कार कैसी है, तेज रफ्तार। कुचल देती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का स्थान होता है।
क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मैंने यहां पर लिख दिया रन्स ओवर, कुचल देना। अब देखिए, जिसको अपन हिंदी में कुचल देना बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रन ओवर। तो अ स्पीडिंग कार, एक तेज रफ्तार कार रन्स ओवर, कुचल देती है किन्हें? 5 मीन्स 5 पेडेस्ट्रियंस, पदयात्रियों को। अब मैं आपको बेसिक इंग्लिश में एक एक चीजें बताऊंगा, ये रटवाया नहीं जाएगा। ये 5 भी क्या है यहां पर? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव डेस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि जनरली नाउन और प्रोनाउन को डेस्क्राइब करते हैं। यानी यहां पर पदयात्री कितने? 5, तो इन नाउन को डेस्क्राइब किया गया है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो अ स्पीडिंग कार रन्स ओवर, रन्स आएगा यहां पर, चूंकि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस। अ स्पीडिंग कार रन्स ओवर 5 पेडेस्ट्रियंस इन फ्रंट ऑफ। अब हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं? के सामने, लेकिन अंग्रेजी में हमें क्या सीखना है? इन फ्रंट ऑफ, के सामने। किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल गेट, हमारे स्कूल गेट के सामने। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको जेन्युइनली इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके लिए आपको वोकेबलरी का इनलार्जमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि आपका वोकेबलरी एक्सपेंशन अच्छा नहीं है तो आप कभी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जैसे आज आ गया नया वर्ड आपके पास, एडमिनिस्टर ऑथ, तो आपने इसको नोट कर लिया कि शपथ दिलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एडमिनिस्टर शब्द का। ठीक है। जैसे आपके पास आ गया रन ओवर। अब रन ओवर मीन्स क्या होता है? कुचलना। तो आज के बाद आप किस वर्ड का यूज करेंगे? रन ओवर का। हमारे पास एक फ्रेज आ गया के सामने, तो हम इसको नोट कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ। हमारे पास एक वर्ड आ गया पदयात्री, जिसपे हम वन वर्ड भी लिख लेंगे कि वन हू वॉक्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो कि पैदल चलता हो, तो उसे हम वन वर्ड में आंसर में क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब पदयात्री। यहां तक कि जैसे आपको पैदल शब्द आ गया तो इसके लिए भी आप इंग्लिश वर्ड सीखिए, ऑन फुट। ऑन फुट नहीं तो आप किसका यूज कर सकते हैं? बाय वॉक, नहीं बाय वॉकिंग। तो आप फर्स्ट डे से ही इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं। कारण जैसे अभी आया था शपथ दिलाना, तो हमने सीख लिया एडमिनिस्टर ऑथ। कुचलना हमने सीख लिया रन ओवर। पैदल ऑन फुट या बाय वॉकिंग। के सामने इन फ्रंट ऑफ। पदयात्री को क्या बोला जाता है? पेडेस्ट्रियन। और तैनात करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉय। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है? तैनात करना। चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे एडिशनल फोर्सेज हो, पुलिस तैनात की जाए, मिसाइल्स तैनात की जाए, तो हमें डिप्लॉय शब्द का यूज करना है। अब यहां पर ध्यान देंगे आप और देखिए, फोर्थ सेंटेंस। मैं एक कार्यालय में काम करता हूं, जो कि जिला अस्पताल से सटा हुआ है। सटा हुआ है। देखो, ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और आप अभी तो देखिए मैं आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपको जब तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस नहीं आते हैं तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं कर सकते।
और यदि आपको PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज, क्लॉज टेस्ट, ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फुली नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपको अपनी वोकेबलरी को पैरेलल लेके चलना है। अभी मैंने हिंदी में लिखा कि भाई मैं एक कार्यालय में काम करता हूं, ठीक है, जो कि जिला अस्पताल से सटा हुआ है। सबके समझ आ रहा है कि जिस कार्यालय में मैं काम करता हूं उसके जस्ट दीवार क्या है, जिला अस्पताल। लेकिन अंग्रेजी जब मैं इसकी बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं वर्क, मैं काम करता हूं इन एन ऑफिस, मैं एक कार्यालय में काम करता हूं। आई वर्क इन ऑफिस विच, जो कि ये सिखाऊंगा मैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, पूर्व पद हो गया इससे पहले ऑफिस, अभी बाद में जानेंगे। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक कार्यालय में काम करता हूं, विच, जो कि, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया, पूर्व पद। और इसी के अनुसार वर्ब आएगी विच इज, जो कि है, एडजेसेंट। अब जिसको अपन क्या बोलते हैं, सटा हुआ, उसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एडजेसेंट। और इसके बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज होता है टू। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ड से आपको काफी बार मुलाकात होगी, एडजेसेंट। CGL में पूछा गया एक बार एडजेसेंट विद, प्रपोजिशन की एरर हो गई, क्योंकि एडजेसेंट के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। अब मैंने कहा कि आई वर्क इन ऑफिस विच इज एडजेसेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कि मैं एक कार्यालय में काम करता हूं जो कि जिला अस्पताल से सटा हुआ है। अब वहां पर सटा हुआ नहीं लिखा आएगा क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, वहां लिखा आएगा एडजेसेंट टू द चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क से सटा हुआ है। एडजेसेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल से सटा हुआ है। अब आपकी एक ड्यूटी बनती है कि जो भी न्यू वर्ड आता है, क्योंकि अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपको अपनी वोकेबलरी का इन्हांसमेंट करना है, ठीक है। अब मैंने यहां पर शब्द लिखा एडजेसेंट, यहां डी साइलेंट होता है, एडजेसेंट टू का मतलब समीप, सटा हुआ। सटे हुए को हम क्या बोलेंगे, नियर बाय, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिगुअस। ये अभी CPO के अंदर सिनोनिम्स में पूछा भी गया है। कॉन्टिगुअस का मतलब भी क्या होता है, सटा हुआ। और सटे हुए को हम क्या बोलते हैं, अजवाइन, अजवाइनिंग। और जो चीज सटी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, बी नेक्स्ट टू, जो बिल्कुल नेक्स्ट है, यानी नेबरिंग है, पड़ोसी है। ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए। और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंग्लिश में ही सीखे। जैसे आपने कहा पास ही का अस्पताल, तो हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, नियर बाय हॉस्पिटल। पास ही का पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन, तो हम क्या यूज करेंगे, नियर बाय पुलिस स्टेशन। नियर बाय पुलिस स्टेशन। तो आप जान चुके होंगे कि हिंदी हिंदी होती है, इंग्लिश इंग्लिश होती है। हिंदी में सटा हुआ लिखा आएगा, अंग्रेजी में एडजेसेंट लिखा आएगा। हिंदी में तैनात करना लिखा आएगा, अंग्रेजी के अंदर डिप्लॉय लिखा आएगा। मैंने कहा कि और देख लेते हैं। मंडराते हुए, मंडराते हुए, आतंकवादी,
मंडराते हुए आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। देखो हिंदी में कुछ गलतियां हो सकती हैं, बात हमें इवेंचुअल इंग्लिश सीखनी है। अब हम घबरा गए इस सेंटेंस को देखते हैं कि मंडराते हुए आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है, मतलब सिक्योरिटी है उसको हमने टाइटन्ड कर दिया है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं लिखा आएगा, इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो हमने लिखा कि वी हैव बीफ्ड अप। एक्चुअल में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है अगर उसको हम टाइटन्ड करते हैं तो उसके लिए बेस्ट वर्ड होता है वी हैव बीफ्ड अप। हमने चाक चौबंद कर दिया है। किसको? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, सुरक्षा व्यवस्थाओं को, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। मंडराते हुए आतंकवादी हम इन व्यू ऑफ का मतलब है मद्देनजर रखते हैं, इन व्यू ऑफ लूमिंग का मतलब मंडराता हुआ, मंडराने का मतलब जो बिल्कुल हमारे सर पर मंडरा रहा है। ठीक है, तो वी हैव बीफ्ड अप, हमने चाक चौबंद कर दिया है। अभी ये काफी बार एक बैंक एग्जाम में पूछा गया है, बीफ्ड के बाद अप आता है, फिक्स है। तो वी हैव बीफ्ड अप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, हमने सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया। अब हिंदी में तो चाक चौबंद आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा? बीफ्ड अप। और को मद्देनजर रखते हुए इन व्यू ऑफ लूमिंग कह लो या इम्पेंडिंग कह लो, ऐसा खतरा जो आपके सर पे मंडरा रहा है, आसन है, सर पे बैठा हुआ है। इम्पेंडिंग कह लो, इमिनेंट कह लो, इमिनेंट का मतलब भी ऐसा डर जो इमिनेंट टेररिस्ट अटैक। तो मैंने कहा कि वी हैव बीफ्ड अप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, हमने सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर दिया है। इन व्यू ऑफ को ध्यान में रखते हुए, लूमिंग का मतलब मंडराता हुआ या इम्पेंडिंग। ये इम्पेंडिंग शब्द एक तो डेंजर के लिए यूज होता है या किसी आतंकवादी हमला, ऐसा कोई हमला जो कि आपके सर पे मंडरा रहा है, ऐसा कोई खतरा, तो इम्पेंडिंग या इमिनेंट या टेररिस्ट अटैक, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस that lies between these two languages and we are never to compare both the languages in the same coins because these are totally or entirely different languages. So try to expand your vocabulary to a large extent if you want to crack down any competitive exam in true or genuine sense. तो अगर हमें हिंदी से अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले हमें अपनी वोकेबलरी में इम्प्रूव करना है। दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी हिंदी की इंग्लिश से तुलना नहीं करनी है। वी आर नेवर टू कंपेयर बोथ द लैंग्वेजेस। कारण क्या है कि दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल टोटली अलग है। जहाँ पर कुचलना लिखा आ रहा है अंग्रेजी में रन ओवर बोला जाएगा, जिसे हम चाक चौबंद करना बोलते हैं यानी सख्त करना बोलते हैं सुरक्षा को, तो उसको अंग्रेजी में बीफ्ड अप बोला जाता है। जिसे हम हिंदी में के सामने बोलते हैं, इंग्लिश में उसे इन फ्रंट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको भाषा सीखनी है, उसको अच्छा कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आपको उस भाषा की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, एडजंक्ट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप टेंस पढ़ रहे हो, पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, चाहे कोई पैसेज पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी न्यू वर्ड आपको मिले उसको आप कोइनिज करिए और अपनी वोकेबलरी में इंप्रूव करिए। तो इस सेशन में आप
आज के लिए इतना ही है। और चूंकि यूट्यूब पर अभी सामने स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लासेज लेंगे धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी और मैं आपको अच्छी टीचिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और आप जितने भी एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं उनको डेली नोट करोगे। जैसे आज के लिए मैंने काफ़ी वर्ड बता दिए आपको। पैदल के लिए ऑन फुट होता है, बाय वॉकिंग होता है। तैनात करने के लिए डिप्लॉय शब्द का यूज होता है, ठीक है। चाक चौबंद करना, सिक्योरिटी टाइटन्ड के लिए बीप डप का यूज करना है। इस तरह से हमें डेली नोट्स बनाने हैं। कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें वर्ड्स नोट करिए। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।